हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। ये अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 5। पिछले 4 लेक्चर में हमने सेट नंबर 4 तक किया था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पहला का ख। तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित है। पिछले सेट में भी आ चुका था कि n बराबर होता है W/m। W का मान है 180 ग्राम, m होता है जल के लिए 18, कट जाएगा तो आएगा 10 मोल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। अगला है ग वाला क्वेश्चन कि अभिक्रिया A+2B से एक प्रोडक्ट बन रहा है P। उसके लिए वेग समीकरण दे रखा है R बराबर A के पावर कुछ नहीं है, B के पावर 2 है। तो सांद्रता पदों के घातों को योग के अभिक्रिया की यहाँ पे आणविकता हमको निकालना है। तो आणविकता हम इसको बस यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 मिला के टोटल हो जाएगा 3। अगर कोटि भी पूछता तो इसके लिए कोटि भी 3 आता। अगला है कि क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना, सांद्रता पदों के घातों को योग को ही कोटि कहते हैं, तो यहाँ पे भी 3 ही आता है क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगला कि कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। तो बोला कि फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, तो कैनिजारो अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड देता है और दूसरा बेंजल्डिहाइड देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। तो बोला कि फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के हम 2 अणु लेते हैं। तो एक का तो अपचयन होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। तो एक का अपचयन होता है तो बनता है मेथिल एल्कोहल, और दूसरे का ऑक्सीकरण होता है तो लवण बनाता है उस एसिड का। तो यहाँ पे बनता है HCOONA, क्योंकि यह NaOH के प्रेजेंस में होता है। ये कहने जा रहा हो तो हमसे पूछा क्या बनता है, तो ये वाला ऑप्शन में तो है नहीं, हमारे पास मेथिल एल्कोहल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला है कि RnH2 प्लस क्लोरोफॉर्म है, एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म से आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सा एमीन देता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो याद रखिएगा ये 1 डिग्री एमीन देता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बिल एमीन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो याद रखिएगा कार्बिल एमीन में प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि ग्लूकोज में कितने 1 डिग्री अल्कोहलिक समूह होते हैं। तो हमसे 1 डिग्री अल्कोहलिक समूह पूछा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे CHO और यहाँ पे CHOH, और इसके बाहर हम यहाँ 4 लगा लेते हैं, और यहाँ पे CH2OH होता है। तो याद रखिएगा अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास यही वाला सिर्फ है, और बाकी सब ये वाले जितने भी होते हैं सब 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल समूह हमारे पास सिर्फ एक होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा का ख दिया हुआ कि 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः दिया। तो इसका हम लिख लेंगे कि PA बराबर दिया है 20 mm, सॉरी 80 mm दिया हुआ है, और फिर उसके बाद PB बराबर दिया है 60 mm, और हमसे बोला है कि A के 3 मोल है। तो मोल दिया हुआ है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि कितने मोल उसके हैं। तो XA बराबर है 3 मोल और XB बराबर मान लेते हैं कि 2 मोल है। तो हमसे पूरे मिश्रण का वाष्प दाब पूछा है, तो पूरे मिश्रण का वाष्प दाब निकालने से पहले हमको पूरा उसका पता होना चाहिए कि उस विलयन का कितना है। तो PA बराबर फार्मूला PA डैश यहाँ से निकाल लेंगे। तो PA डैश बराबर होगा PA इंटू उसका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम यहाँ पे NA मान लेते हैं, और उसी तरह PB इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे PB डैश इक्वल टू PB इंटू फिर मोल प्रभाज यहाँ पे NB मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 + 3, और इसका निकालेंगे तो 2/3 + 2, मतलब उसका मोल बटे उस पदार्थ का मोल बटे कुल मोल। तो 3 बटा यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2/5। तो यहाँ से जब निकालेंगे PA डैश निकालेंगे जब, तो PA का मान दिया हुआ 80 और उसका मोल प्रभाव जाएगा 3/5, और PB डैश निकालेंगे तो PB का मान दिया 60 और इसका हो जाएगा 2/5। यहाँ से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, 16 × 48 mm आएगा ये,
और इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 आएगा mm में, और दोनों को जोड़ देंगे 24 और 48 होता है जो, वो हो जाएगा टोटल 72 mm, आंसर हो जाएगा ये बेसिकली राउल्ट के नियम पे लगेगा। राउल्ट का नियम जो होता है। अगला सवाल है कि कॉपर टेट्राएमिनो कॉपर सल्फेट है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसमें पूछा कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम कॉपर का मान लेंगे x, और अमोनिया का जो होता है वो 0 होता है तो 4 × 0, और सल्फेट का जो होता है माइनस का 2 होता है बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2, ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसका सॉरी ये वाला क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पे देख लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की 6 डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो ये विद्युत रासायनिक का क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर पता होगा तो जो सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर होता है वो कॉपर से नीचे होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं, और कॉपर आयन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो इसे लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, और श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है। अतः तो इसका जब रिएक्शन लिखेंगे, अतः AgNO3 को उसके विलयन से यह कॉपर विस्थापित कर देगा, और इसका रिएक्शन होगा कॉपर प्लस AgNO3 गिब्स कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, CuNO3 का हो जाएगा ट्वाइस और 2Ag अवक्षेप के रूप में बढ़े, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, और ये जो कॉपर नाइट्रेट होता है ये नीला कलर का होता है, इसीलिए वो पूरा का पूरा विलयन नीला दिखाई देने लगता है। ये तीसरा का हो गया। आते हैं चौथा का कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीकारक है, तो ग्लूकोज का वो ऑक्सीकरण करा देगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO, यहाँ पे CHOH, और ये 4 बार यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे है CH2OH, और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लगा देंगे Br2 और H2O, इसके प्रेजेंस में हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन होता है तो सीधे CHO जो होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे CHOH, इसके बाहर 4, और यहाँ पे CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड इसे कहते हैं। अगला पूछा हुआ है कि नर्स समीकरण लिखिए और तथा इसकी उपयोगिता बताइए। तो ये लास्ट सेट में भी आ चुका था, और ये पिछले सेट से इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो एसिटिलीकरण का मतलब होता है, अगर एक लाइन में समझे तो एसिटिल समूह जो होता है ये CH3CO, इसी का हमको एडिशन कराना है किसी अन्य को विस्थापित करा के। तो टिप्पणी करना है तो लिखना पड़ेगा हमें। अगर लिखें इसको तो लिख सकते हैं कि एसिटिलीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक में एक एसिटिल समूह इसी को कहते हैं। एसिटिल समूह जो होता है उसके लिए हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जब एसिटिलीकरण अभिक्रिया में एल्कोहल समूह के हाइड्रोजन परमाणु को एसिटिल समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उत्पाद के रूप में एस्टर तैयार होता है, जैसे RO और यहाँ पे H है, हमने इसकी क्रिया करा दी सपोज दैट CH3 COCl के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा, तो हमारे पास एसिटिल समूह तैयार हो गया। और जब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तो CH3 COOR बन जाएगा, और यह अभिक्रिया है, मतलब ये जो उत्पाद है यह एस्टर कहलाता है, और ये जो अभिक्रिया है एसिटिलीकरण कहलाती है। अगला सवाल है कि प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो प्रोटीन का विकृतीकरण सेट नंबर 1 में भी आ चुका है, सेट नंबर 3 में भी शायद आ चुका है, तो आप पिछले सेट से इसको देख के लिख लीजिएगा। अब 5वां का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 विलयन का पराशरण दाब क्या होगा। तो आइए करते हैं इसे। तो T का मान दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T बराबर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 अगर हम जोड़ देंगे
तो बन जाएगा 300 केल्विन। P का मान हमसे पूछा हुआ है और R का मान दिया हुआ है, तो R को ही हम लोग S कहते हैं, 0.0821। और m/10 का मतलब वो C दिया हुआ, तो C का मतलब 1/10 दिया हुआ है। अब फार्मूला हम जानते हैं P बराबर CRT, चाहे कहीं कहीं CST भी लिखा होता है। तो P बराबर C की वैल्यू 1/10, R की वैल्यू 0.0821 और इसकी वैल्यू है 300। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से एक कट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 3 दूना 6 और ये 8 3 24, मतलब 3 अंक पे दशमलव तो 2.46 ATM आंसर हो जाएगा। अगला है कि पांचवा का ख भी न्यूमेरिकल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक N2O5 दिया हुआ है, NO2 और हाफ O2 बन रहा। इसकी प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है और यहाँ पे बोला कि 60 मिनट पश्चात इतनी सांद्रता रह गई, मतलब शेष सांद्रता दे रखी है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? तो जब इसे करेंगे तो ये प्रथम कोटि का सबसे पहले वेग स्थिरांक का हम सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र होता है K बराबर 2.303 बटे 60 मिनट बाद, तो यहाँ पे T होता है तो यहाँ पे हमने रख दिया 60 लॉग, शुरू में था 1.24 गुणे 10 के पावर -2 और जो बच गया है वो है 0.2 गुणे 10 के पावर -2, ये कट गया इसके साथ। और इसको अगर काटेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 6.2। अब ये 6.2 आ तो गया और इसका मान अगर उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में तो यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू, शायद 0.79 था, शायद ये पिछला बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको करके देख लीजिएगा कितना आएगा, क्योंकि ये जो कटेगा 1.26 तो इसका आएगा 0.62 समथिंग आएगा। अगर हम इसका 6.2 आएगा और log 6.2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रही होगी, शायद 7.79 दिया, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब मात्रक इसका बनेगा मिनट इनवर्स, जो आएगा वो मिनट इनवर्स में आ जाएगा। अगला है पांचवा का ग, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो संक्रमण तत्व की 4 विशेषता पिछले सेट में भी आ चुका है, लेकिन एक बार हम फिर से बताते हैं कि यह रंगीन आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जटिल यौगिक भी बनाते हैं और उनमें उत्प्रेरकी गुण भी पाया जाता है। अगला है कि उप सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब हमको नामकरण बताना है ना कि कहाँ से शुरू होता है, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 लाइन में या 2-3 पॉइंट में हमें इसका नियम बताना है। तो करते हैं इसे कि लिखेंगे कैसे। तो इसे हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा कि IUPAC नाम लिखते समय धनायन को पहले तथा ऋणायन को बाद में लिखा जाता है, इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। और नाम लिखते समय जो धनायन और ऋणायन की संख्या है उसका उल्लेख नहीं करते, मतलब कितने धनायन कितने ऋणायन है, बस ये देखा जाता है कि धनायन और ऋणायन, तो धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में लिखा जाता है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि जो यौगिक होता है उसमें लिगेंड का नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, अल्फाबेट में ABCD के रूप में। और उसमें क्या होता है कि इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है तथा उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या वो भी रोमन अंक में कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। और उसके बाद होता है कि वे लिगेंड जिनकी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 हो तो उसके नाम से पहले अगर 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और हेक्सा लिखा जाता है। अगर लिगेंड के नाम के अंदर अगर कोई नंबर आ रहा है, जैसे एथिलीन 1,2 डाइमीन होता है तो उसके नाम के अंदर भी नंबर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग, अगर वो 2 है तो उसके लिए हम लोग 20 यूज करते हैं, अगर 3 हो तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 हो तो टेट्रा किस यूज करते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर केवल ऋणावेशित संकुलायन है तो जिसे अगर वो कंपाउंड पे जो स्फेयर उसका है अगर उसके ऊपर माइनस आता है तो उसके लास्ट में 8 लगाते हैं। बता देते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है K4FeCN6 यहाँ पे, तो इसमें जो भी कंपाउंड बनेगा मतलब ये K वाला प्लस में, बाकी जो बचा ये स्फेयर माइनस में ब्रेक होगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम होगा पोटेशियम
फिर उसके बाद लिगेंडों की संख्या, तो इसका पास 6 लिगेंड है तो लिखेंगे हेक्सा। CN का नाम होता है साइनाइडो। फिर उसके बाद हो जाएगा ये जो आयरन है इसको हम लोग ये स्फीयर कहते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो होता है इसको मंडल कहा जाता है। इसी को देख के बनाया जाता है कि इसके ऊपर माइनस है कि प्लस। तो आयरन को आयरन न लिख के इसको हम लिखेंगे, इसमें लास्ट में जुड़ेगा फिरेट। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन वो ऑक्सीकट संख्या निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीकट संख्या आएगा, पोटेशियम का तो 1 होता है तो 4 पोटेशियम तो 4, इसका मान लेंगे x, और साइनाइडो का -1 होता है तो 6 साइनाइडो तो बराबर 0, तो x बराबर करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे रोमन नंबर में 2 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में से बंद कर देंगे। यही IPSC का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, मतलब रासायनिक समीकरण लिखिए, और एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक बनाने की हम लोग विधि लिखते हैं कि बनता किसे है। तो हम डायरेक्टली हम लोग हेलो एल्केन से बना सकते हैं कि RX जो होता है, जिसे हम एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं, इनकी क्रिया नॉर्मली अगर हम KOH के साथ करा दें तो यहाँ से KX निकल जाएगा, और जो बचा हमारे पास ROH बचा। ये पहली विधि हो गई। दूसरी वाली है कि एल्डिहाइड से बना सकते हैं RCHO, इनका हम करा देते हैं अपचयन। अपचयन कराएंगे तो ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, एक H इनको दे दीजिए, एक HC को, तो बन गया RCH2OH, यहाँ पे भी बन गया एल्कोहल। अब हमसे पूछा है कि विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं, तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का विभिन्न ताप पे कराना है। अगर हम एल्कोहल की क्रिया जैसे ROH है, इनकी क्रिया H2SO4 के साथ कराएं, मतलब इनका निर्जलीकरण कराएं 140 डिग्री सेल्सियस पे, अल्कोहल के 2 अणु लेंगे तो यहाँ से हमारे पास तैयार होता है ईथर। लेकिन अगर यही मान के चलिए हमारे पास RCH2OH ऐसा कुछ है, या यहाँ पे भी हम CH3 मान लेते हैं, अगर इसकी क्रिया H2SO4 के प्रेजेंस में कराएं और इसका हम टेम्परेचर कर दे 180 डिग्री, तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा एल्कीन प्राप्त होगा। यहाँ पे एक CH2 और बढ़ा लेंगे। तो याद रखिएगा अगर H2SO4 के प्रेजेंस में 140 डिग्री पर कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। अगर H2SO4 के प्रेजेंस में उसका टेम्परेचर हम अगर 180 कर देते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त होता है। दोनों यहाँ पे भी निर्जलीकरण हो रहा है, H2O निकलेगा और यहाँ पे भी H2O निकलेगा, और ये दोनों की दोनों अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया है, और H2SO4 है उसको हम कहते हैं निर्जली कारक। अगला क्वेश्चन है कि रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होती है। तो रायमंड टीमन अभिक्रिया पहले भी आ चुका है कि फिनॉल की क्रिया अगर हम क्लोरोफार्म के साथ कराएं CHCl3 और एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास सैलिसल्डिहाइड, यहाँ पे ऊपर CHO और यहाँ पे OH, चाहे CHO यहाँ पे लिखिए OH वहाँ पे, और इसके साथ एक या तो आर्थो प्रोडक्ट बनता है या तो पैरा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे OH कर लीजिए और यहाँ पे CHO, और उसके साथ KCl निकल जाता है और H2O निकल जाता है। ये बन गया रायमंड टीमन अभिक्रिया कि फिनॉल की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ कराएंगे तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसे एक और नाम से जानते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये बन गया। अगला है कि कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है। कोल्बे अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो कोल्बे अभिक्रिया जब लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फिनॉल की क्रिया कराते हैं हम लोग, यहाँ पे OH हो गया फिनॉल, इनकी क्रिया कराएंगे सबसे पहले हम लोग NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराएंगे तो बनेगा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड NaONa, और फिर इसकी क्रिया हम कराते हैं अम्लीय माध्यम में CO2 से। हमको पता है कि CO2 भी जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा, ऊपर OH और यहाँ पे COOH। बस ये इसका मैकेनिज्म हमसे पूछा नहीं, बस पूछा है कि कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है। तो इसका नाम जो है इसको कहते हैं हम लोग सैलिसिलिक अम्ल।
सैलिसिलिक अम्ल का एक और नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगला पूछा 7वां का क कि निम्न को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाना है, फिर उसके बाद डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है, फिर उसके बाद क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाता है जिसे हम टीएनपी भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखेंगे। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हो गया, इसके ऊपर Cl लगा देंगे। तो इसकी क्रिया पहले करा देते हैं HNO3 के साथ और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बन जाएगा आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे NO2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी इसके NO2 लगा देते हैं। अब इसकी क्रिया करा देते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका जल अपघटन करा देते हैं Na2CO3 और H2O। अब जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये जो ऊपर वाला Cl है वो H2O में जो H प्लस OH माइनस उसके थ्रू हो जाएगा रिप्लेस, और Cl के जगह आ गया OH और यहाँ पे तो NO2 रहेगा ही और नीचे भी यहाँ पे NO2 होगा। अब इसकी क्रिया फिर से करा देते हैं, नाइट्रीकरण करा देते हैं HNO3 के साथ। HNO3 के साथ जैसे कराएंगे एक पोजीशन अभी इसका वैकेंट है, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2 और इसके इधर भी NO2 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक एसिड। इसको हम TNP के नाम से भी जानते हैं, TNP। TNP का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल का ही दूसरा नाम है। अब बेसिकली जो होता है ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका पूरा नाम है। अगला सवाल पूछा है कि क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है डाइक्लोरोबेंजीन। तो कुछ करना नहीं है, बस हमको क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। यहाँ पे Cl रिंग के ऊपर इसकी क्रिया करा देते हैं Cl2 से। हैलोजन वाहक, तो हैलोजन वाहक हम ले लेते हैं एक तो FeCl3। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलता है। Cl जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो यहाँ पे आर्थो पे जुड़ेगा और या तो पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा यहाँ पे। तो बन गया हमारे पास डाइक्लोरोबेंजीन, इसी को कहते हैं। अगला पूछा है कि क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्रिया कराने के लिए हमको बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करानी पड़ेगी। तो क्लोरोबेंजीन प्लस H2SO4 और H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं SO3H और OH। अब इसमें ब्रेक करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। यही जाके इधर अटैक करता है तो दो पोजीशन पे जाके ये अटैच होता है। तो हमें बस चाहिए कि सल्फोनिक एसिड क्या होता है, तो हम यहाँ पे बस जोड़ देते हैं। अब इसका नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम आएगा 2-क्लोरो, क्योंकि मेन ग्रुप ये हमारे पास है 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका पूरा नाम होगा। अब हमें यही बनाना था। अगला पूछा था, अथवा में क्वेश्चन था शायद, कि हाइलोएल्केन अभिक्रिया के बारे में बताना था। हाँ, हाइलोएल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हाइलोएल्केन के बारे में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि एसन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखते हैं कि एसन अभिक्रिया क्या होता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्टकट में इसे हम एसएन के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक SN1 होता है और दूसरा SN2 होता है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं है हालांकि। इसमें क्या होता है, RX और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल वही होता है जिसके पास या तो लोन पेयर हो या तो उसके पास माइनस चार्ज हो। क्योंकि नाभिक स्नेही का अगर इसका मतलब समझे, नाभिक स्नेही का, तो नाभिक पे होता है प्लस चार्ज और उसकी तरफ स्नेह करने वाला जरूर माइनस रहा होगा, इसीलिए इसको हम इसके ऊपर हम माइनस दिखाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है माइनस प्रवृत्ति का होता है। अब इसमें क्या है कि RX में R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो R पे प्लस और X पे माइनस।
तो एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है मतलब एक माइनस दूसरे माइनस को रिप्लेस कर देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे NU जुड़ गया और X माइनस बाहर निकल गया। अब ये डिपेंड करता है ना कि किस तरह से जुड़ा है। तो इसमें जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो दो तरह की होती है। तो अगर हम इसे डिटेल में लिखें तो सबसे पहले इधर लिखेंगे कि ये SN1 है और इधर SN2 लिखेंगे। तो जो SN1 अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा कि यह दो पदों में होती है, दो पदों में कंप्लीट होती है और यह एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है। इसमें मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती का मतलब दो स्टेप में बीच वाला जो कंपाउंड होता है इसमें एक ही पद होता है, उसमें मध्यवर्ती, और इसमें जो बनता है इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। और इसमें का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है और इसमें का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनको दो काम करना पड़ेगा। अभी देखेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि आगे देखेंगे कि जो SN देता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन देता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन देता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री। कार्बोकेटायन का मतलब होता है कि कार्बन पे प्लस चार्ज और इसके तरफ इधर भी R, इधर भी R और इधर भी R, क्योंकि हमको कंपाउंड स्टेबल चाहिए होता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि SN अभिक्रिया में ये दोनों साइड से, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी अटैक कर देता है, बेसिकली जो प्रीफर करता है ये। अब इसमें क्या होता है कि SN2 अभिक्रिया में सीधे कंपाउंड जो न्यूक्लियोफाइल होता है बैक साइड अटैक करता है। अब समझते हैं कि कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आते हैं SN1 में। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या होता है कि ये जो RX होता है ये पहले यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। ये R प्लस हो गया और उसके बाद ये X माइनस हो गया। अब हमारे पास ये बन गया कार्बोकेटायन। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन, हिंदी में कहते हैं कार्ब धनायन अगर कार्बन के ऊपर प्लस हो। स्टेप नंबर 2 में था और ये रिएक्शन ना बहुत स्लो होता है। इसको हम लोग कहते हैं R/D स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि रेट यहीं से पता चलेगा, क्योंकि आगे का रिएक्शन जो उतना फास्ट होता है ना कि हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि उसका रेट क्या था। तो यहाँ पे जब R प्लस होता है यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इसमें SN1 में या तो बैक साइड भी अटैक कर लेता है या तो फ्रंट साइड से भी अटैक करके ये अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे बन गया RNU, प्रोडक्ट तैयार हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, अब इसका मतलब अभी समझाएंगे कि 3 डिग्री क्यों देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, RX होता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, SN1 में एक चीज और समझ लेते हैं कि SN1 में जो होता है कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो हमने पहले R प्लस क्रिएट किया, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा तो बहुत इजीली अटैक कर जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल को बस अटैच होना था। बट यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि ये SN2 में सीधे बैक साइड अटैक करना होता है और इसको दो काम करना है न्यूक्लियोफाइल, इस वाले न्यूक्लियोफाइल को, इनको X वाले को हटाना भी है, खुद जाके जुड़ना भी है, और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी होती है। तो हमको यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है इसीलिए स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, क्योंकि इनको दो काम कराना है। पहली बात, बैक साइड अटैक करके जुड़ना भी है और सामने वाला जो X है उसको रिमूव भी कराना है। तो ऐसा कुछ बनता है इसका। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐसे डॉट बना देंगे R, और यहाँ से ये ऐसे इधर की तरफ निकल रहा है और ये जो अगला स्टेप बनता है NU और R बन जाता है। ध्यान से देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो इसीलिए हम लोग SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, SN1 में वीक भी चल जाता है। और ये दूसरा रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इस रिएक्शन का हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, बट प्रोडक्ट बनता है। अगर इसका हम रेट लिखेंगे जो SN1 का है, तो इसका रेट लिखते समय सिर्फ ये यूज करेंगे कि जो R है वो K और सिर्फ इन पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। ये जो पहला स्टेप है बस इसी पे। और हमको पता है कि सांद्रता पदों के घातों को योग को ही कहते हैं, इसीलिए ये कौन सी विक्रिया है, प्रथम कोटि की। बट इसमें दोनों मैटर करता है। जब इसका हम विवेक समीकरण लिखेंगे तो R बराबर K, यहाँ पे तो RX सही है और बगल में न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करता है, और इसीलिए इसकी अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो द्वितीय कोटि की होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमको बेंजोइक अम्ल बनाना है, पहला ऑप्शन है कि टॉलुइन से बनाना है, दूसरा बेंजीनामाइड से बनाना है, तीसरा एथिल बेंजोएट से बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉलुइन होता क्या है, उससे बनाएंगे कैसे बेंजोइक अम्ल। तो जो टॉलुइन होता है उसके रिंग के ऊपर हम यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 के प्रेजेंस में, तो इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सबसे पहले ये तो बेंजल्डिहाइड बना ही देगा, क्योंकि हम इसके थ्रू बेंजल्डिहाइड हम नहीं बना सकते हैं। अगर बेंजल्डिहाइड बनाना होता तो हम KMnO4 का यूज नहीं करते, फिर हम इटार्ड रिएक्शन का यूज करते हैं जो क्रोमिल क्लोराइड में होता है। हम टॉलुइन से KMnO के थ्रू हम कभी भी बेंजल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं, इसका फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो CHO है COOH में कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 की वजह से, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरा है कि बेंजीनामाइड से, तो एमाइड समूह है तो बेंजीन बनाएंगे यहाँ पे और उसके ऊपर लगा देंगे CONH2। इनका कराना हमको, मतलब हमको बनाना क्या है कि बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो H2O के साथ क्रिया करा देंगे एसिडिक मीडियम में, और हमको पता है कि यहाँ से NH और यहाँ से H निकल जाएगा तो बन जाएगा NH3 अमोनिया गैस, और जो बच गया ऊपर CO बचा और यहाँ का H2O का OH आ जाएगा तो बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। और अगला पूछा था हमसे कि एथिल बेंजोएट से कैसे बनाएंगे। तो एथिल बेंजोएट का जो फार्मूला होता है, रिंग के ऊपर हो जाएगा यहाँ पे ये, तो COOH, ये तो बेंजोएट आयन है, और यहाँ पे लगा देंगे C2H5। इसका हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस H2O के साथ क्रिया, और भी किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4। और याद रखिएगा यह विक्रिया रिवर्सिबल होती है, मतलब इससे ये भी बना सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी। गर्म कर देते हैं यहाँ पे तो बन जाएगा, हमको पता है कि यहाँ से ये निकल जाएगा C2H5O निकलता है यहाँ से, और यहाँ से निकल जाएगा H, तो बन जाएगा रिंग के ऊपर COOH और यहाँ पे C2H5OH। याद रखिएगा यहाँ से C2H5O निकलता है और इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस निकलेगा। अब इसको हम अटैच करेंगे तो इसका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि एल्डोल कंडेंसेशन, बी कार्बोक्सिलिन और कैनिजारो। तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है कि एल्डोल संघनन व मतलब अभिकारक देता है जिसमें, या वह एल्डिहाइड देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन समूह उपस्थित होते हैं। तो CH3 CHO की क्रिया अगर हम CH3 CHO के साथ कराते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बन जाता है। ये पिछला आ चुका है इसीलिए हम इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं, पिछले सेट में भी आया था। अगला हमसे पूछा था कि बी कार्बोक्सिलिन। तो बी कार्बोक्सिलिन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम आपसे कहें कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि H2 के साथ क्रिया, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। यहीं पे अगर कहा जाए कि बी हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो इसका मतलब H2 का निकलना। उसी तरह ये बी कार्बोक्सिलीकरण ही है, तो बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब यहाँ पे उल्टा लिखा हो कि बी कार्बोक्सिलिन क्या होता है, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का निकलना। अगर हम इसको समझें कुछ लाइनों में, तो बी कार्बोक्सिलीकरण एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल होता है और वहां से CO2 निकलता है। और इस प्रोसेस में जो होता है कि जो कार्बन एटम की तरफ से निकलता है उसके इंड से निकलता है कार्बन चेन के। तो समझिए इसका मतलब क्या होता है कि कहाँ से निकलेगा। तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, उसका हम लवण लेते हैं, जैसे CH3 COO और Na, यहाँ से ये इसका नाम सोडियम एसीटेट है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही व्युत्पन्न है। और इसकी क्रिया हम करा देते हैं NaOH के साथ, इनके प्रेजेंस में CaO के साथ। तो यहाँ से क्या होता है कि CH4 निकल जाता है और NaOH और CaO मिलके बनाते हैं, इसके प्रेजेंस में Na2CO3 बन जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट है। बेसिकली यहाँ से
CO2 मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया और बी कार्बोक्सिलीकरण के थ्रू बना मेथेन बन गया। तो बी कार्बोक्सिलिक एक ऐसा क्या रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह रिमूव होता है और CO2 रिलीज करता है, बस इतना। और इस अभिक्रिया में जो CO2 रिलीज होता है वो कार्बन कार्बन की एंड से होता है, जो ये बीच में मतलब COO दिख रहा है। अगला कैनिजारो अभिक्रिया था, तो कैनिजारो अभिक्रिया या तो HCHO देगा फॉर्मल्डिहाइड या तो C6H5CHO देगा। इसमें क्या होता है कि यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात कि HCHO के दो मॉलिक्यूल NaOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एक एल्डिहाइड का अपचयन तथा दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण उसके लवण में हो जाता है। ये कैनिजारो अभिक्रिया की परिभाषा है। तो इसके लिखेंगे अगर रिएक्शन तो HCHO प्लस HCHO गिब्स, यहाँ पे NaOH 50% हालांकि यूज करते हैं NaOH, तो इसका अपचयन हो जाएगा एक का, तो HCHO का अपचयन होगा। अभी आया था उसमें ऑब्जेक्टिव में कि CH3OH बनेगा, और दूसरे वाले का अपचयन होता अगर तो HCOOH बनता, बट इसका लवण तैयार करना है तो HCOOH में से H हटा दीजिए, इसके जगह धातु जोड़ दीजिए, लवण तैयार हो गया। इसका नाम सोडियम फॉर्मेट है। अगर हम ये यूज करें C6H5CHO प्लस C6H5CHO और इसकी भी क्रिया NaOH के प्रेजेंस में कराएं 50% NaOH लेके, तो पहले वाले का बन जाएगा C6H5CH2OH। इसका नाम जो है, इसका नाम बेंजिल एल्कोहल है। और दूसरे वाले का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो C6H5COO, यहाँ पे H आना चाहिए था बट यहाँ पे Na आ जाएगा। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेट नंबर 6। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।